डियर स्टूडेंट्स, हम जो अपनी लागत के 3 तत्व हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इनमें मटेरियल ये हम लोग पढ़ रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्शन में सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हम इसको सबसे कम करना चाहते हैं बिना क्वालिटी कंप्रोमाइज़ किए हुए। मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न टेक्निक्स काम में ली जाती हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण टेक्निक है ABC एनालिसिस। आज हम ABC एनालिसिस पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इसी कंसेप्ट पर एक FS&D एनालिसिस है, एक VED एनालिसिस है और एक JIT एनालिसिस अप्रोच है। आज इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनका उपयोग करके हम सामग्री की लागत को कैसे कम कर सकते हैं, सामग्री की चोरी को कैसे कम कर सकते हैं, सामग्री का प्रभावी उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सामग्री की ABC एनालिसिस का उपयोग करते हैं। तो स्टॉक कंट्रोल की एक ये महत्वपूर्ण टेक्निक है, जिसके अंतर्गत हमारे स्टोर में जो सामान है उसको हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, क्रमशः A, B और C। इन वस्तुओं को जो विभाजित करते हैं A, B और C में, इसका मुख्य आधार वस्तु का मूल्य होता है। जिस वस्तु का मूल्य अधिक होता है उसे A कैटेगरी में, तुलनात्मक रूप से जिस वस्तु का मूल्य कम होता है उसे B कैटेगरी में, और जिसका मूल्य सबसे कम होता है उसे C कैटेगरी में हम रखते हैं। जो स्टोर में हमारी ये सब सामान रखा हुआ है, इनको उन 3 वर्गों में विभाजित कर देते हैं। जैसे पहले बताया कि क्लास A, वर्ग A में ऐसी मदों का चयन किया जाता है जो तुलनात्मक से अधिक मूल्यवान हैं, जो कम कीमत में, कम मात्रा में अधिक कीमत रखती हैं। इस कारण से इनकी चोरी होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, तो इन पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी कीमत ज़्यादा होती है, इनकी मात्रा कम होती है। लेकिन इन मदों की क्रय करने में पूंजी का विनियोजन सबसे अधिक होता है। इस कारण से यदि ये ज़्यादा मात्रा में खरीदी जाएंगी तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए इन मदों पर कठोर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जो हमारी दूसरी कैटेगरी है B कैटेगरी, इस कैटेगरी में सामग्री की ऐसी मदों को सम्मिलित किया जाता है जो A कैटेगरी की मदों की तुलना में कम कीमत और कम महत्वपूर्ण होती हैं। इस प्रकार तुलना रूप से इनमें विनियोजन A कैटेगरी की तुलना में कम होता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे हम इनकी मात्रा अधिक मात्रा में खरीदेंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कम मात्रा में खरीदेंगे तो उत्पादन बाधित होने की संभावना रहेगी, ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए खरीदने का निर्णय EOQ के आधार पर ही हम लोगों को करना चाहिए। जो हमारी तीसरी कैटेगरी है C कैटेगरी, इसमें स्टोर में रखी सामग्री सबसे कम मूल्य वाली होती है। इसमें मूल्य कम होता है, वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा होती है। इस कारण से वे मूल्य कम होने का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनको खरीदने में कम पूंजी का विनियोजन करना पड़ता है, इसलिए सामान्यतः ऐसी मदों को बड़ी मात्रा में एक साथ खरीद लिया जाता है।
क्योंकि छोटी छोटी मात्रा में खरीदेंगे तो हमारी ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी, बड़ी मात्रा में खरीदेंगे तो कैरी कॉस्ट तो बढ़ेगी हमारी, लेकिन तुलना रूप से हो सकता है हमको फ़ायदा हो जाए। इसलिए यहाँ पर भी इस कैटेगरी के लिए भी योग याद करेंगे और उसके अनुसार हम कैलकुलेट करेंगे। सामान्यतः माना जाता है कि जो हमारी ए कैटेगरी की सामग्री है इसमें 70 से 80% ये वैल्यू हमारी ए कैटेगरी में आती है, लेकिन जो क्वांटिटी होगी, जो टोटल स्टोर में सामान है, ये उसका 10 से 15% रिप्रेजेंट करेगा। यानी मात्रा कम मूल्य ज़्यादा, मूल्य 70 से 80, मात्रा 10 से 15% के आसपास। जो बी कैटेगरी है, इस बी कैटेगरी में सामान्यतः जितनी मात्रा होती है उतना लगभग मूल्य होता है। 10 से 15% मूल्य होगा, 10 से 15% हमारी मात्रा होगी। लेकिन जो सी कैटेगरी होगी, इस कैटेगरी के अंतर्गत सामग्री की मात्रा ये अधिक होगी, ये लगभग 70 से 80% हम कह सकते हैं। मूल्य ये 5 से 10% के बीच में होगा, यानी मूल्य कम होगा, मात्रा ज़्यादा होगी। इस प्रकार का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, क्यों करना चाहिए हमको वर्गीकरण? हम सब लोग जानते हैं कि ऐसी वस्तुओं पर कठोर नियंत्रण की आवश्यकता होती है जिनका मूल्य अधिक होता है, क्योंकि एक कैटेगरी में मूल्य अधिक होता है, इस कारण से इनकी चोरी होने की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है। अनावश्यक रूप से ज़्यादा खरीद लिया तो विनियोग ज़्यादा हो जाएगा हमारा, तो हम उस राशि का उपयोग दूसरे काम में नहीं कर पाएंगे। इस कारण इस प्रकार की सामग्री पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। जो बी कैटेगरी सामग्री है, इसलिए तुलना रूप से कम लागत की होती है, मात्रा भी तुलना रूप से कम होती है, तो इस पर हम जो नियंत्रण रखते हैं वो औसत नियंत्रण रखते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर नियंत्रण नहीं, लेकिन जो सी कैटेगरी की वस्तु उनसे ज़्यादा नियंत्रण। और जो सी कैटेगरी की वस्तुएं, इन पर सामान्यतः नियंत्रण सबसे लिस्ट रखा जाता है, क्योंकि इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है और मूल्य बहुत कम है। कोई एक नट बोल्ट ले गया तो उसके मूल्य 1 रुपया होगा, 2 रुपये होगा। इस कारण से सी कैटेगरी वस्तुओं पर नियंत्रण कम होता है। तो इस प्रकार जो हमने क्लासिफिकेशन किया, इसके लाभ क्या हमको? लाभ तो स्टोर कंट्रोल के हिसाब से है कि हम जब इन प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं तो हमारे पास में उपलब्ध जो श्रम उपलब्ध है, जो साधन उपलब्ध हैं, उनका अधिकतम कुशलतम उपयोग संभव हो पाता है। कठोर नियंत्रण होने से चोरी की संभावना कम हो जाती है। सभी वस्तुओं पर समान नियंत्रण रखना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकार का वर्गीकरण करके हम चयनित नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार का जब हम कंट्रोल करेंगे विभाजन करके, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट भी कम होगी, हमारी ऑर्डर कॉस्ट भी कम हो जाए, ऑर्डर भी कम प्लेस करेंगे जितनी ज़रूरत है, और कैरिंग कॉस्ट निश्चित रूप से कम होगी, हम उतना ही सामान खरीदेंगे। इस कारण से रखने की जगह के कारण जो लागत आती है वह हमारी कम हो जाएगी। और एक सबसे बड़ा लाभ होता है स्टॉक टर्नओवर, ये हम ज़्यादा ऊंची दर पर रख पाएंगे, यानी कम मात्रा में बार बार खरीद कर हम स्टॉक को टर्नओवर उसका बढ़ा सकते हैं। यदि इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें हम, तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो हमारे जो मैंने कैटेगरी बताई कि ए कैटेगरी में सामान होगा 10% के आसपास, और इसकी जो वैल्यूएशन होगा, जो मात्रा होगी, वो मात्रा होगी हमारी लगभग 60-70% के 70% का आ जाएगा। तो जो ग्राफ बनाएंगे, एक तरफ मात्रा लिखते हैं, एक तरफ मूल्य लिखते हैं, दोनों को प्लॉट कर देंगे हम और एक ग्राफ पेपर तैयार कर लेंगे। तो हमको लगेगा मात्रा एक कैटेगरी में कम आ रही है और
मूल्य अधिक आ रहा है और मात्रा कम आ रही है। बी कैटेगरी में लगभग जितनी मात्रा है उतना मूल्य आ रहा है। सी कैटेगरी में मूल्य कम होगा और मात्रा बहुत बड़ी होगी। तो ग्राफ पेपर को देखकर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार ए और बी और सी कैटेगरी में वर्गीकरण संभव हो पाता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से आपको एबीसी एनालिसिस समझाने का प्रयास करता हूं। ये ध्यान रखिए, परीक्षा के अंतर्गत एबीसी आने पर कई बार हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलता है और शॉर्ट नोट भी आने की संभावना अधिक रहती है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जब परीक्षा में पूछा जाए तो हमें एबीसी एनालिसिस का अर्थ क्या है, किस प्रकार वर्गीकरण करते हैं, प्रत्येक वर्ग में लगभग कितनी मात्रा आती है, कितना मूल्य आता है, इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, और एक एग्जाम्पल देकर इसको स्पष्ट हम लोगों को करना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने कुछ यूनिट्स लिखी हैं, कुछ उनकी पर यूनिट कॉस्ट लिखी है। जैसे मैंने 12 आइटम लिए हैं, तो सीरियल नंबर 1 से 12 यूनिट्स में मैंने क्रमशः लिए है 7,000, 24,000, 1,500, 600, 38,000, 40,000, 60,000, 3,000, 300, 29,000, 11,500, 4,100। क्रमशः इनकी पर यूनिट कॉस्ट है 7,000 वाली 5 रुपये, 24,000 वाली 3 रुपये, 1,500 वाली 10, 600 वाली 22, 38,000 वाली 1.5 रुपये, 40,000 वाली 50 पैसे, 60,000 जिनकी मात्रा है वो 20 पैसे, 3,000 3 रुपये 50 पैसे, 300 वाली 8 रुपये, 29,000 वाली 40 पैसे, 11,500 वाली 7 रुपये 10 पैसे और 4,100 वाली 6 रुपये 20 पैसे। इनको हमको 3 कैटेगरी में विभाजित करना है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। इनका विभाजन करने के लिए हम बांट लेते हैं 50,000 रुपये और इससे अधिक वाली ए कैटेगरी में रख लेते हैं हम। 15,000 से 50,000 रुपये जो मात्रा है वो बी कैटेगरी में रख लेते हैं और 15,000 से कम वाली हम सी कैटेगरी में रख लेते हैं। तो जो हाईएस्ट जो वैल्यू है जो हमको ए कैटेगरी में विभाजित करनी है, पहले इनका टोटल करके टोटल कर लीजिए, टोटल कॉस्ट कितनी है उनका परसेंटेज याद कर लेंगे। टोटल कॉस्ट आती है सभी आइटम्स की 3,75,770 रुपये। टोटल कॉस्ट से इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं हम। तो पहली जो कॉस्ट हमारी 7,000 इकाइयाँ 5 के हिसाब से 35,000 कॉस्ट आई है, ये 9.84% है। 35,000 डिवाइडेड बाई 3,55,770 इंटू 100, ये 9.84%। इसी प्रकार सबकी निकालेंगे। तो दूसरा आइटम था 24,300 वाला, 72,000 इनकी हमारी कॉस्ट होगी। इनका परसेंटेज होगा 72,000 अपॉन 3,55,770, तो ये 20.24%। इसी तरह सभी जो आइटम्स यूनिट्स हमारे पास में इनकी टोटल कॉस्ट का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये परसेंटेज क्रमशः है 4.22, 3.71, 16.02, 5.62, 3.37, 2.95, 0.67, 3.26, 22.95 और 7.15। अब ये जो परसेंटेज निकाला हमें टोटल कॉस्ट के साथ में, हम इनको रैंक दे देते हैं। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाले को 1 रैंक दे दीजिएगा। तो सबसे हाईएस्ट रैंक है 22.95, इसको 1 रैंक दे दीजिएगा। 20.24 है, इसको 2 रैंक दे दीजिएगा। 16.02 है, इसको तीसरी रैंक दे दीजिएगा। 9.84 को चौथी रैंक, 7.15 को 5वीं रैंक, 5.62 को 6ठी रैंक, 4.22 को 7वीं रैंक, 3.71 को 8वीं रैंक, 3.37 को 9वीं रैंक, 3.26 को 10वीं रैंक,
2.95 को 11वीं रैंक और सबसे कम 0.67 है, इसको हम रैंक देंगे 12। अब इनका ABC एनालिसिस कर देते हैं हम। तो ABC एनालिसिस करेंगे तो हमारी जो पहली रैंक हमको देख ले, लगभग हमारे पास आइटम कितने आना चाहिए और हमारा उसका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। यदि पहली 2 आइटम लेते हैं हम तो रैंक फर्स्ट और सेकंड, तो आइटम नंबर 11 है और आइटम नंबर 2 हमारे पास में। इनकी कॉस्ट क्रमशः है 81,650, 72,000। ये लगभग हमारे पास में परसेंटेज आएगी 10-12% के आसपास। तो हम और बढ़ा सकते हैं इसके अंतर्गत। हमने तीसरी रैंक भी इसमें सम्मिलित कर ली, जिसका कॉस्ट है 57,000 रुपये। अब देखिएगा ये परसेंटेज बन गई हमारी 25%। ये 3 आइटम मिलकर 25% है और इनकी मात्रा है 59.21%। तो ये हमारी एक कैटेगरी में लगभग आ गए। इसी तरह जो हम अगली रैंक दी हुई है हमको, जो रैंक दी है हमने 4, 5, 6 और 7, इनका क्रम से करके देखिएगा। ये लगभग 33.3% आ जाएंगे और मात्रा आ जाएगी इनकी 26.82, लगभग बराबर हो गई। और C कैटेगरी के अंतर्गत हम देखेंगे तो अब जो बची हुई सामग्री है, जिनकी रैंक क्रम से 8, 9, 10, 11, 12 होगी, इनके अंतर्गत वैल्यू हो जाएगी 41 तो क्वांटिटी हो जाएगी 41.23 और वैल्यूएशन हो जाएगा 13.97। इस प्रकार हमने ABC, ये कोई फिक्स नहीं है कि 10% ही आना चाहिए और ये हर इंडस्ट्री के लिए भी अलग अलग हो सकता है, पर्टिकुलर यूनिट के लिए अलग अलग हो सकता है। कॉमन ही है कि सभी इंडस्ट्री में ABC क्लासिफिकेशन में फिक्स रेशियो ही होगा। कुछ इंडस्ट्री एक कैटेगरी में 30% भी रख सकती हैं वैल्यूएशन, हमारा जो मूल्य है, कुछ लोग 10% भी रख सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करेगा हम कितना सामान रखना चाहते हैं। लेकिन पर्पज़ यही है कि हम इस तरह से सामग्री को विभाजित करके सेलेक्टिव कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि अपने संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग हम कर सकें और चोरी और लागत नियंत्रित कर सकें। अब हमने जो एक वर्गीकरण और बताया मैंने आपको, FSND, फास्ट, स्लो, नॉर्मल और डोरमेट। फास्ट का मतलब होगा जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा बार होता है, अधिक बार उसका उपयोग हो रहा है, तेज़ी से उपयोग होता है। जिसका प्रयोग कभी कभी होता है वो स्लो होता है, जिसका सामान्य प्रयोग होता है वो नॉर्मल में आता है, और जो कभी प्रयोग नहीं होता, अब बेकार हो गया लगभग, वो डोरमेट में आता है, निष्क्रिय हो गया है या वो अब अप्रचलित हो गया। तो हमको जो कंट्रोल करना है वो सबसे ज़्यादा जो मूव कर रहा है इस पर ज़्यादा कंट्रोल करना है, जो नॉर्मल है इस पर एवरेज कंट्रोल करना है, जो स्लो है उस पर मीडियम कंट्रोल करना है हमको। तो इस प्रकार वर्गित करके भी हम सामग्री पर नियंत्रण कर सकते हैं। एक और मेट्रिक करने की टेक्निक है VED, वेट एनालिसिस। V फॉर वाइटल, E फॉर एसेंशियल, D फॉर डिजायरेबल। वाइटल जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ये सामान्यतः स्पेयर पार्ट्स के लिए काम में आता है। ऐसा पुर्जा जो उत्पादन को तुरंत प्रभावित कर सकता है, महत्वपूर्ण है, बाज़ार में इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, जिसके बिना उत्पादन रुक सकता है तुरंत। तो ये वाइटल है, इस पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखा जाए। एसेंशियल है, उस पर तुलना से कम नियंत्रण रखा जाए। और डिजायरेबल हैं जो आसानी से मिल जाते हैं हमको, उन पर सबसे कम नियंत्रण रखा जाए। जो महत्वपूर्ण पुर्जे हैं इनका स्टॉक हमेशा बना रहा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इनके अभाव में हमारा उत्पादन कार्य रुक सकता है। और लास्ट में हम आज ये और पढ़ेंगे JAT क्या है, जस्ट इन टाइम। ये हमारी स्टोरेज कॉस्ट को बचाता है। यदि हमने इस कंसेप्ट का मेटेरियल कंट्रोल के लिए उपयोग किया है
तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट ये 0 या मिनिमम होगी, क्योंकि हम माल तभी खरीदेंगे जब उत्पादन देंगे ज़रूरत होगी हमको। हमने लीड टाइम का ध्यान रख लिया है कि हमको सामान खरीदने में कितना समय लगता है आदेश देने के बाद में और उत्पादन स्थल तक पहुंचने में। उसके आधार पर हम सामान जब ज़रूरत हो तब खरीद लेते हैं, आते इसका उपयोग कर लेते हैं, तो उनको स्टोरेज करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार कहते हैं कि हमारा जीरो इन्वेंट्री प्रोडक्शन सिस्टम भी है, जहाँ पर प्रोडक्शन के लिए हम जीरो इन्वेंट्री रखते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट लोवेस्ट होगा, हमारी कॉस्ट लोवेस्ट होगी इसके अंतर्गत। तो यदि जेईटी का कंसेप्ट उपयोग में लाया जा सके तो संस्था अपने उत्पादन की लागत ये कम कर सकती है। सामान्यतः इन पर हमको ABC एनालिसिस में 10 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, और जो जेईटी, वेट और FSND है इन पर 5-5 नंबर के हमको शॉर्ट नोट के रूप में परीक्षा में आंसर लिखने को मिल सकता है। ये कंसेप्चुअल पार्ट हमारा, तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। इनमें ABC एनालिसिस सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यदि कोई कठिनाई हो समझने में तो मुझसे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। मैंने इसका आपको PDF नोट्स भी भेजे हैं, उनको भी एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।